हाँ जी। तो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज है 27 जून। तो आज के करंट अफेयर्स अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हाल ही में जो CII राजस्थान द्वारा राज्य के पहले EACG क्लस्टर की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इस क्लस्टर की शुरुआत हुई है आपके जयपुर से, आपको याद रखना है। और थोड़ी सी फैक्ट अपन पढ़ते हैं इनके बारे में। हाँ। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान द्वारा जयपुर में राज्य के पहले EACG एनवायरमेंटल और सोशल एंड गवर्नेंस क्लस्टर की शुरुआत की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कंपनियों को कार्बन न्यूट्रलिटी और सस्टेनेबिलिटी और बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक साझा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। और इसमें 25 से अधिक संगठनों ने अपना भाग लिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में जो आपके आयोजित CA स्टूडेंट्स के लिए 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसकी थीम क्या रखी गई है। तो उसकी जो थीम रखी गई है, क्षितिज इंस्पायरिंग एक्सीलेंस फॉर इंडिया 2047। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में कि ICAI की सिकासा जयपुर ब्रांच द्वारा बिरला ऑडिटोरियम में CA स्टूडेंट्स के लिए 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और इसकी जो थीम है क्षितिज इंस्पायरिंग एक्सीलेंस फॉर इंडिया 2047 है। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं ये आपको याद रखना। इसमें जो मुख्य अतिथि आपके आए हैं वो हैं आपके राज्यपाल आपके हरिभाऊ किशनराव बागड़े, अपने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। और इसमें देश भर के 1600 CA छात्र लगभग भाग ले रहे हैं। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भुवनेश्वर में जो अभी आपके 65वें नंबर की जो राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है उसमें प्रवीण कुमार ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो आज प्रवीण कुमार ने जीता, कल किसी और ने जीता था। बहुत सारे इसमें माननीय कौशिक की भी इसमें थे। तो बहुत सारे लोग हैं। माननीय कौशिक का है नहीं, माननीय कौशिक अपने जयपुर वाले में जो था जगत प्राण हुआ था उसमें। ठीक है। ये भी हो रहा है। तो इनमें भी रोज़ कुछ ना कुछ जीता जा रहा है। तो आज हम प्रवीण कुमार के बारे में बात करते हैं और जिन्होंने आपके हैमर थ्रो हथौड़ा फेंक में रजत पदक जीता है। ठीक है। तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इनके लिए कि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हो रही है आपकी 65 नंबर की राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के हैमर थ्रोअर प्रवीण कुमार ने 69.58 मीटर का थ्रो कर रजत पदक जीता। तो आपके जो हैमर थ्रोअर में प्रवीण कुमार हैं उन्होंने एक तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इम्पोर्टेंट बात है ये, दूसरा 69.58 मीटर का थ्रो करके रजत पदक जीता है। और ये बेस्ट स्वर्ण पदक विजेता पंजाब के दमनीत सिंह जिन्होंने 0.72 मतलब थोड़ा सा अंतर रहेगा से 69.72 मीटर से केवल 14 सेंटीमीटर पीछे रहे प्रवीण ने इसके साथ ही आगामी एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तो जो गोल्ड मिला है आपके पंजाब के दमनीत सिंह को मिला है और आपके जो प्रवीण कुमार है उनको अपने को रजत मिला है। बस 14 सेंटीमीटर से थोड़ा सा फासला रह गया इनका। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने थर्मल पावर प्लांट की राख और औद्योगिक कचरे से कम लागत वाला सिरेमिक एडसॉर्बेट विकसित किया है। इसका मतलब है कि जल को शोधने वाला जल शोधक। ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने थर्मल पावर प्लांट की राख और औद्योगिक कचरे, हाँ इसका मतलब है कि राख का यूज करेंगे और औद्योगिक कचरे को यूज करेंगे, जल शोधक के लिए उनको विकसित किया गया है। ऐसा सिरेमिक एडसॉर्बेट बनाया गया है। तो ऐसी कौन सी है, तो ये NIT राउरकेला उनके द्वारा ये जो इनोवेशन किया गया है। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, NIT राउरकेला के वैज्ञानिकों ने थर्मल पावर प्लांट की राख और स्टील उद्योग के कचरे से एक किफ़ायती सिरेमिक एडसॉर्बेट तैयार किया है। ये कपड़ा उद्योग के अपशिष्ट जल में मौजूद 95% से अधिक जहरीले रंगों को सोखने में सक्षम है। और इसे बनाने की जो लागत है मात्र 25 रुपये से 50 प्रति किलोग्राम है। और इसमें कच्ची मिट्टी को ऊंचे तापमान पर पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे बिजली की खपत नहीं होती और बचत होती है। तो ये अच्छी बात है कि जो अपशिष्ट जो जल आता है उसको सोख लेगा, उसके जो जहरीले जो केमिकल्स हैं जो रंग हैं उन सभी को ये क्या कर लेगा, सोख लेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन है और NIT आपका राउरकेला का। ठीक है। अब बात करते हैं कि एनकॉर्ड नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जो 10वीं बैठक है उसके अनुसार राजस्थान को कितने वर्षों में पूर्णतः ड्रग्स फ्री बनाने का रोड मैप बनाया गया है। तो आपके जो नार्कोटिक्स वाला सिस्टम है तो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है वहाँ पर 10वीं बैठक हुई है और उन्होंने कहा है कि कितने सालों में हम रोड ड्रग्स फ्री कर देंगे राजस्थान को। तो इसमें 3 साल का उन्होंने 3 साल का लक्ष्य रखा है।
तो अब देखो क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में, कल भी पढ़ा था अपने थोड़ा बहुत ही, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एन कार्ड की 10वीं बैठक में राजस्थान को अगले 3 वर्षों में ड्रग्स फ्री बनाने का रोड मैप स्वीकृत किया गया है और इसके तहत राजस्थान के 33 विभाग मिलकर काम करेंगे और भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों पर फोकस किया जाएगा, जो कि ड्रोन के हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, कल ही पढ़ा था अपन ने। हाल ही में भूकंप प्रभावित किस देश की सहायता के लिए आपके भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया गया है? तो आपको पता होगा वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है, वहाँ पर भूकंप आया हुआ है, तो उसी ही चीज़ को देखते हुए और भारत सरकार ने उनकी मदद करने की कोशिश करी, तो वेनेजुएला। ठीक है, मादुरो प्रशासन, इसका तो मादुरो वहाँ के राष्ट्रपति है, देखो पढ़ते हैं अंदर और क्या लिख रखा है। हाँ, भूकंप आपदा से ग्रसित राष्ट्रपति मादुरो के शासन वाले देश वेनेजुएला की, तो पूछ सकते हैं कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है, तो मादुरो। ठीक है, कि मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाकर राहत सामग्री भेजी है और स्पेनिश भाषा में अमिस्ताद का अर्थ होता है दोस्ती, और इस देश को भूकंप के कारण अपनी जीडीपी का 1 से लेकर 7% तक का भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत ने जो वेनेजुएला के लिए अमिस्ताद क्या भेजा है, उन्होंने राहत सामग्री के रूप में ऑपरेशन अमिस्ताद, आपको याद रखना, वेनेजुएला के हेल्प के ऑपरेशन अमिस्ताद। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो नवनियुक्त निदेशक कौन है, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित किया गया है? तो ये आएंगे आपके यहाँ पर महेश दीक्षित जी हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने जो 1993 बैच के जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का निदेशक जो है नियुक्त किया है, और वो वर्तमान में तपन कुमार डेका का स्थान लेंगे। और महेश दीक्षित को आतंकवादी विरोधी अभियानों और आतंक सुरक्षा का व्यापक अनुभव है और वो जम्मू कश्मीर में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं भी दे चुके हैं। तो आईबी में जो नियुक्त किए हैं वो कौन है? महेश दीक्षित। और उनका कार्यकाल कितना डिसाइड किया गया है? तो उन्होंने 2 साल बोला है। ठीक है, 2 साल निर्धारित किया गया है। और किसकी जगह पाए? तो तपन डेका, तपन तो कोई याद करने चाहिए, मैं महेश दीक्षित आप याद रखो। अब बात करते हैं बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को शिष्टाचार कार्यक्रम के लिए किस स्तर का दर्जा जो है दिया गया है? तो वहाँ पे दिया गया केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, वहाँ पर उनको दर्जा दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी स्पेशल बातें पढ़ते हैं के बारे में। सरकार ने बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त व पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का औपचारिक दर्जा दिया है। और यह विशेष सम्मान केवल औपचारिक और शिष्टाचार कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, जिससे उनके मूल अधिकारियों व जिम्मेदारियों में बदलाव नहीं होगा, अधिकारों और जिम्मेदारियों में बदलाव नहीं होगा। त्रिवेदी को पूर्व में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो नवनियुक्त उच्चायुक्त बांग्लादेश में जिनको नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ना, नाम क्या है? तो त्रिवेदी साहब हैं, दिनेश त्रिवेदी, आपको याद रखना है। उनके बाद उनको जो दर्जा दिया गया है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वहाँ पर दर्जा दिया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ की किस स्वदेशी प्रणाली को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त हुई है, जो वायुसेना की युद्ध प्रबंधन क्षमता बढ़ाएगी? तो ये अपन ने कल परसों भी पढ़ा था और आज फिर पढ़ रहे हैं। AEWC, इसका मतलब नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली, जो कि वायुसेना की युद्ध प्रबंधन क्षमता को बढ़ाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी नेत्र एयरबोर्न अर्ली एंड कंट्रोल प्रणाली को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गया है। AEWC अर्ली, इसको बोलेंगे नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। ये वायुसेना की हवाई निगरानी और हवाई युद्ध प्रबंधन क्षमताओं को अत्यधिक सुदृढ़ करेगी, जो दुश्मन के ड्रोन वगैरह उन पर बहुत तगड़ी निगरानी रखेगी। और इस प्रणाली ने पूर्व में बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे संवेदनशील ऑपरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं, हाल ही में भारत के 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, इनमें से कौन सा उत्पाद राज्य के संदर्भ में सही है? तो इसमें केवल आपका ये जम्बू सीताफल नहीं, बुरहानपुर तो एमपी में, ठीक है, तो बुरहानपुर का केला ये एमपी वाला, ये सही है। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। 3 जीआई टैग मिले, देखो किस किस को मिले हैं। हाल ही में 3 जीआई टैग जो भारत में मिले हैं, तो पहला है मध्य प्रदेश के सिवनी का जम्बू सीताफल। तो जो जम्बू सीताफल की हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश के सिवनी का है। दूसरा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का जो केला है उसको जीआई टैग मिला है। और एक मध्य प्रदेश के सिवनी की जो जम्बू सीताफल है उसको मिला है। एक त्रिपुरा का पारंपरिक वाद्य यंत्र है आपके सरिंदा, उसको मिला है। तो अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की होगी 2, तो एक तो सिवनी का हो गया तुम्हारा सीताफल जम्बो वाला, जम्बू सीताफल, और आपके मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में आपका केला हो गया, और त्रिपुरा का जो पारंपरिक है सरिंदा, ये यंत्र हो गया आपका। ठीक है, तीनों को जीआई टैग मिला है। अब बात करते हैं, हाल ही में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई?
तो राज्यसभा के सभापति अपने सीपी राधाकृष्णन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि भी राज्यसभा के सभापति सीपी कृष्णन है, तो मतलब इनके नाम पूछ सकता है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। तो उन्होंने जो है सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और थोड़ा सा और पढ़ते हैं बारे में। राज्यसभा के माननीय सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में 10 नवनिर्वाचित सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें आंध्र प्रदेश के 4, झारखंड के 2, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, पता उड़ीसा का मैंने बताया था उस दिन, फिर बता रहा हूँ, उड़ीसा को बदल के ओडिया कर दिया। तमिलनाडु से सदस्य सम्मेलन में 5 सांसदों ने हिंदी भाषा में शपथ ली, ठीक है। लेकिन याद दिलाना, आपको याद रखना है कि राज्यसभा में जो आपके सभापति कौन है, सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने शपथ दिलाई, ठीक है। और कितने अगर बात करें तो नवनिर्वाचित 10 नवनिर्वाचित सांसदों को, ठीक है। आंध्र प्रदेश में थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन 10 नवनिर्वाचित जो सांसद हैं उनको शपथ दिलाई। अब बात करते हैं वैश्विक दिग्गज कंपनी अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने भारत में 2030 तक कुल निवेश बढ़ाकर कितने बिलियन डॉलर की घोषणा करी, तो 88 बिलियन की डॉलर की करी है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो अमेजन के सीईओ कौन है, ये आपको याद रखना है, तो एंडी जेसी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है एंडी जेसी हैं, और निवेश बढ़ाकर 2030 तक 88 बिलियन करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको याद रखना है कि एंडी जेसी जो है इसके सीईओ है, किसके, अमेजन के। अब हम वहीं अगली बात करते हैं कि अमेजन में जो 13 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है 2030 तक, ठीक है। और भारी भरकम मुख्य रूप से आर्टिफिशियल अमेजन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, तो ये लोग क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और जो आपकी जो अमेजन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा विकास पर खर्च करेंगे, ठीक है। तो आपको एनडीजेसी याद रखना है, पूछ सकते हैं एनडीजेसी कौन है, तो भैया आपके जो अमेजन है उसके सीईओ हैं, ठीक है। 88 बिलियन याद रखो, मतलब लोग याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसकी हम बात करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में, ठीक है। तो इसके ऑप्शन, हाँ, हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किया जा रहा है। और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 13 करोड़ से अधिक के ऋण और सब्सिडी वितरित करेंगे। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है उसमें जो कितने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है वो कब मनाया जाएगा, तो आज 27 जून है, आज ही मनाया जा रहा है, ठीक है। और मुख्य अतिथि कौन है, तो आपके सीएम साहब मुख्य अतिथि हैं। और योजनाओं के तहत 1300 करोड़ से अधिक के जो ऋण है और सब्सिडी वितरित करे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा इनमें से कौन सा पोर्टल ऐप नीति लॉन्च की जा रही नहीं, पोर्टल है नीति लॉन्च नहीं की जा रही, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, नहीं की जा रही। तो क्या राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, हाँ, ये करी जा रही है। ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हाँ, काफ़ी कॉफ़ी टेबल बुक ये तो करेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1, तो ठीक है। रैम्प पोर्टल ये भी करा जा रहा है। तो राज कौशल 2.0 ये नहीं कर रहे, इसमें कौन सा पोर्टल या नीति लॉन्च नहीं किया, तो राज कौशल ये वाला नहीं किया। तो आंसर बढ़ते हैं इसके। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफ़ी टेबल बुक और रैम्प राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। और राजस्थान कौशल 2.0 के से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर मैं बात करूँ तो 3 आपको याद रखने हैं। एक तो रैम्प राजस्थान एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस हो जाएगा ये पोर्टल। एक हो जाएगा तुम्हारे पास ये ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कॉफ़ी टेबल बुक, और एक आपका राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी। तो ये आपको याद रखनी है। इनका जो है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, एक बार फिर बोल देता हूँ। एक आपके ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला, ठीक है। और एक रैम्प हो जाएगा राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नशीले पदार्थों के खिलाफ शुरू की गई राष्ट्रव्यापी जो रणनीति है कि किस त्रिआयामी नीति पर आधारित है, हाँ। तो उन्होंने जो भी ड्रोन वगैरह लगा रखे हैं, जो भी लगा रखे, तो किस उस पर आधारित है ये। तो इसमें पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिस्टर्ब करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस पर डिटेक्ट, डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन के तहत घोषणा की है कि भारत की ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह से डिटेक्ट, डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय की कठोर नीति पर आधारित होगी। इसके तहत डार्कनेट, हवाला नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाली ड्रग्स तर के जो तस्करी उस पर बहुत ज़्यादा प्रहार किया जाएगा। ये क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डार्क नेट हुआ आपका, हवाला नेटवर्क हुआ, क्रिप्टो करेंसी, तो इनके माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी तो आपकी अलग चीज़ हो गई, लेकिन इन सभी के माध्यम से जो ड्रग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इन पर बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा, ये इनका कहना है, ठीक है। अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 में, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधार और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किस जिले के विकास अधिकारी, वीडीओ और तहसीलदार को निलंबित किया है? तो इसमें राजसमंद के आपके भीम समिति और फतेहपुर सीकर के आपके फतेहपुर, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या, प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा राज्यपाल राजसमंद जिले की पंचायत समिति भीम के विकास अधिकारी कृष्ण मुरारी छालिया तथा फतेहपुर के सीकर के फतेहपुर के तहसीलदार हितेश चौधरी को लापरवाही अनुशासनहीनता के आरोप में तत्कालीन प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। तो ये जो प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन प्रोग्राम इन्होंने चला रखा है शासन पर, जो कि इस भ्रष्टाचार हो या फिर उनकी जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए, ये आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना था, ये प्रशासनिक जवाबदेही सुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम चला जा रहा है। अब बात करते हैं, हाँ कल भी पढ़ा था वैसे अपन ने कि राजस्थान संपर्क पोर्टल वाला कि नंबर क्या है, कॉलिंग नंबर 181 लिख रखा है। राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 को राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल रूप में प्रदर्शित करने हेतु इसमें किस अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो हम बात करेंगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा है, और शायद हमने पढ़ा भी था कल, सक्षम नाम से एक चैटबॉट बनाया लोगों ने, शायद देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 को नेशनल काउंसिल ऑफ द ईयर ऑफ मतलब ये कि नेशनल काउंसिल ऑफ ई गवर्नेंस के तहत एक मॉडल के रूप में जो स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, और इसका उपयोग शिकायत के वर्गीकरण, रूट कॉज एनालिसिस और रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है। तो अपने वही मैंने कल बताया था मुख्य सचिव कौन है, तो वी श्रीनिवासन है आपके मुख्य सचिव, और इनके नेतृत्व में यहाँ पर राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है जिसकी कॉलिंग नंबर 181 इस पर काम चल रहा है, ठीक है। और नेशनल काउंसिल ऑफ ई गवर्नेंस के तहत आप मॉडल के रूप में से विकसित किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। कल मैंने बताया था सक्षम चैटबॉट आपको इसमें याद रखना है, और जो AI है वो सक्षम चैटबॉट है, इसका उपयोग शिकायतों के लिए वर्गीकरण, रूट कॉज एनालिसिस करने में, रियल टाइम मॉनिटरिंग में किया जाएगा। तो ये ऑप्शंस में आ सकते हैं अगर जब टफ क्वेश्चन बनता है, तो जो अपना जो ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे राजस्थान संपर्क पोर्टल है उसके तहत शिकायतों के मतलब उसके तहत कौन कौन से जो उन्होंने तथ्य रखे हैं या फिर कौन कौन से जो मेन पॉइंट रखे हैं, क्या शिकायतों के लिए वर्गीकरण किया जाएगा, क्या रूट कॉज का एनालिसिस किया जाएगा, क्या रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, क्या इसमें सक्षम चैटबॉट काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये बहुत सारे तमाम, क्या इसका कॉलिंग नंबर 181 है क्या, ये तमाम क्वेश्चन बनते हैं अगर उसको अच्छे से जब बनाना होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक संगठन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में जून 2026 में शामिल होने वाला 27वां सदस्य कौन सा बन गया है? तो IBCA बोले तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो देश है जो 27वां देश बन चुका है? तो 27वां देश बनने वाला सदस्य है आपका बांग्लादेश, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये रहा बांग्लादेश 24 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक संगठन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होकर उनका जो है 27वां सदस्य बन गया है, और इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बहुत अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए। IBCA का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। और विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए कार्य करता है, ठीक है। हाँ जी, तो आज के आपके करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आप अच्छे से पढ़ो, हंसते रहो, मौज में रहो, बस पढ़ते रहो, ठीक है।